खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। सभी नाजरीन, आज 10 बजे तक आपका साथ देंगे, यानी आप और हम बराह रास्त बात करते रहेंगे सुबह 10 बजे तक। और 10 बजे तक जब आप और हम बात करेंगे, बीच में आपकी बात होगी, बीच में ख़बरें होंगी, और ख़बरों के साथ तजिया और तबसरा भी ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि टीवी पर आप हमें ज़रूर देख रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जब हम आज के मौज़ूआत की बात करेंगे तो शुरुआत अफ़गानिस्तान से करेंगे, उसके बाद मुल्क के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे, तीसरे लहर के हवाले से आलमी इदारे क्या कुछ कह रहे हैं इस पर गुफ्तगू करेंगे, और जम्मू कश्मीर आते आते कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है। और नीति आयोग की एक खसूसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद पीठ थपथपानी पड़ेगी बहुत सारे लोगों की। अब ये पीठ किन लोगों की थपथपानी पड़ेगी, उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। लेकिन आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं दिल्ली स्टूडियो के अंदर आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं, और खबरों का आगाज करने से पहले एक नज़र सबसे पहले आज के दिन के हवाले से बात करते हैं, और तारीख के आईने में 11 अगस्त को क्या कुछ खास रहा है वो जरा आप तक पहुंचाते हैं। 1908 में मुजाहिद आज़ादी खुदीराम बोस को आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी, और 11 अगस्त की तारीख थी। 1948 में समर ओलंपिक्स का आगाज लंदन में हुआ। वो ओलंपिक्स जो कुछ दिन पहले खत्म हुए, आहिस्ता आहिस्ता इनको तब्दील किया जाता रहा, लेकिन समर ओलंपिक्स जो थे गर्मियों में इन्हें कराया जाता था। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी आज ही के दिन। 1984 में सोवियत यूनियन रूस से एक बार फिर जेर ज़मीन जौहरी तजर्बा किया दोनों ने मिलकर, और आज ही का दिन था 11 अगस्त 1984 में, जब दुनिया भर के अंदर ये सबसे बड़ा तजर्बा 11 अगस्त 1984 को हुआ। साल 2014 अमरीकी अदाकार रॉबिन विलियम्स का इंतकाल हुआ आज ही के दिन। 2016 में मशहूर पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद की वफात आज ही के दिन हुई। 11 अगस्त का दिन था, 5वीं बरसी आज उनकी है। 2012 का दिन आज ही का दिन था 11 अगस्त। ईरान की तब्रीज और अहर इलाकों में जल्जले से 153 लोगों की मौत हुई, और 1300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए इस तबाहकुन जल्जले में। चलिए जी, अब आज की तारीख के कुछ औराक हमने पढ़े, आपके सामने रखें, लेकिन अब ज़रा आते हैं आज की खबरों की। और आज शुरुआत जो खबर की करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल इंतहाई कशीदा बन रही है। और इस कशीदा सूरत हाल के बीच अफ़गानिस्तान के लिए बयान जारी किया है, और बयान जारी जो हुआ है वो लगातार बयानात अमेरिका से भी जारी हुए हैं। और साथ साथ सबसे पहले आपको ज़रा ज़मीनी सूरत हाल बताते हैं कि तालिबान ने किस तरीके से मुख्तलिफ शोबों के अंदर अब कब्ज़ा किया है, और पिछले 5 दिन के दौरान किस तरीके से बतदरीज एक के बाद एक इलाके पर तालिबान ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। 7 से 8 घंटों के दौरान मजीद तालिबान की तरफ से अपना दायरा वसी करते हुए 5 दिनों के अंदर 8 अफगान सूबाई दारुल हुकूमत अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब जो फरा और पुल खमरी शहर हैं, दोनों को कब्जे में करने का दावा, मुकम्मल कंट्रोल संभालने का दावा तालिबान की तरफ से कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ सूरत हाल ऐसी बनी है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नेटो अफवाज दोबारा इस सूरत हाल के बीच कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरत हाल को देखते हुए वो फिलहाल कदम पीछे खींचते और अफगानिस्तान के अंदर ही रहे। लेकिन इस पर 2-3 बड़े बयान आए हैं। अमेरिकी सदर का बयान थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, मगर नेटो अफवाज का अमेरिका के अंदर रहना जरूरी है या नहीं, जर्मनी ने साफ इनकार कर दिया है कि जो सूरत हाल अभी अफगानिस्तान के अंदर बनी है वो अपने किसी भी एक फौजी को अफगानिस्तान के अंदर आज के वक्त में रहने नहीं देगा। दूसरी बात, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जहां पर लगातार सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है, अफगानिस्तान के अंदर जो लोग इन हालात के बीच अपना घर छोड़ रहे हैं, मुल्क बदर हो रहे हैं, या फिर बाकी ममालिक के सफारतकार वहां से निकलने पर मजबूर हो रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, अमले के लोग हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एम्बेसीज के अंदर काम करते हैं,
उन सभी के निकलने पर तशवीश का इजहार करते हुए यूरोपीय यूनियन समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से अफगानिस्तान की लीडरशिप को आगे आने को कहा गया है ताकि मुल्क बदरी का ये जो सिलसिला है इन मुश्किल हालात में रोका जा सके। इशफाक, अभी अफगानिस्तान की जब हम सूरत हाल को देखते हैं तो मकामी खबर रसा इदारे जो वहाँ के, उनका मानना है कि आज सुबह भी कई मकामात पर रॉकेट दागे गए हैं। ताहम इब्तदाई खबरों के मुताबिक रॉकेट तो दागे गए हैं, लेकिन उसका क्या कुछ वहाँ पर असर हुआ है उसका कहना अभी मुश्किल है। लेकिन तालिबान हर दिन गुजरने के साथ साथ लम्हा ब लम्हा अफ़गानिस्तान को अपनी तहवील में ले रहे हैं। बात अफ़गानिस्तान की हो रही है तो उसके साथ साथ ज़रा आपको बताते कि अमेरिका ने भी क्या कुछ बयान जारी किया है। और अमेरिका का बयान उस वक्त सामने आया है जब इंतहाई कशीदा हालात अफ़गानिस्तान के अंदर बने हैं। अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है और जो बाइडेन की तरफ से फ़ौजी इनखला की जो तारीखें मुकर्रर हुई हैं उस पर अमेरिका कारबंद रहेगा, यानी फ़ौजी इनखला मुकम्मल होकर ही रहेगा। और इस सिलसिले में जो बड़ी पहल अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका ने की थी, यानी 11 सितंबर के वाक़े के फ़ौरन बाद, उसमें हज़ारों लोगों की जानें चली गई हैं। पहली मर्तबा अमेरिकी सदर की तरफ से इस तरीके का बयान आया है जिसमें ये कहा है कि लगातार फ़ौजी इनखला जारी रहेगा, आखिरी फ़ौजी तक वहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन हज़ारों फ़ौजियों ने जानें निछावर की है अफ़गानिस्तान के अंदर। ये जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है, नंबर 1। नंबर 2 जो इसमें बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि जब ट्रूप्स विड्रॉवल का प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा था तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ भी राब्ते में रहे हैं जो बाइडेन इंतज़ामिया, यानी अमरीकी इंतज़ामिया लगातार अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में थे। इसके साथ साथ उनका ये भी मानना है कि तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफ़गान फ़ौजियों को तरबियत दी गई और ट्रिलियन डॉलर्स यानी हज़ारों डॉलर जो है वो वहाँ पर ख़र्च किए गए। लेकिन आखिर पर अमरीकी फ़ौजियों को वहाँ से इनखला करना पड़ा है और ये इनखला वक्त की ज़रूरत है। जो बाइडेन का बड़ा बयान, और ये बयान उस वक्त आया है जब लगातार अमरीका के साथ राब्ते में तालिबान की जो मौजूदा पॉलिटिकल हुकूमत इस वक्त कुछ इलाकों के अंदर है वो इस बात पर जोर दे रही थी कि कुछ और दिन रुका जाए। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और प्लान के हिसाब से ही आहिस्ता आहिस्ता करके इनखला मुकम्मल किया जाएगा। तालिबान भी आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहा है। इस वक्त पेंटागन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 90% फ़ौजें जो हैं वो वापस बुला दी गई है और 10% फ़ौजें जो है वो आने वाले दिनों में वापस बुलाई जाएगी। और 20 साल के दौरान जो हज़ारों ट्रिलियन डॉलर वहाँ पर खर्च किए गए हैं उसमें 3 लाख से ज़्यादा अफ़गान फ़ौजियों को भी ट्रेन किया गया। न सिर्फ ट्रेनिंग की गई बल्कि इक्विपमेंट यानी हथियार भी फराहम किए गए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से जब अफ़गानिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजी इनखला जब से शुरू हुआ है अफ़गान फ़ौज तालिबान के सामने या तो हथियार डाल रही है या अफ़गान आर्मी जो है वो बराह रास्त तालिबान को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज भी इस तरीके की सूरत हाल वहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा एक और बड़ी खबर की भी करते हैं। अफ़गानिस्तान की खबर आपको हम बता ही रहे हैं तो आपको ये भी बताते चले कि मज़ार शरीफ से फ़िलहाल जो कौंसलेट खाना है उसे बंद करने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई और कल रात देर गए वहाँ से वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, अफगानिस्तान के अंदर ये वो खास हिस्सा है जहां पर भारत का एक बड़ा अमला है। दर्जनों अफराद थे जो आज के वक्त में काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो ताज़ा एडवाइजरी जारी की गई भारत सरकार की तरफ से अपने शहरियों या काउंसिल खाने के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं यानी अमला है उन तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी बचाने या जो इसके आसपास शहर मज़ार शरीफ के आसपास रहते हैं उन तमाम लोगों को कल ही एडवाइजरी जारी करके ये साफ कर दिया गया था कि जो भी मज़ार शरीफ के आसपास रहते हैं वो फौरी तौर पर काउंसलेट से रब्ता करें। कुछ नंबर जारी करके व्हाट्सएप पर अपनी पासपोर्ट डिटेल्स, अपने आने और जाने की तारीखें और क्या वो काम करते हैं अफगानिस्तान के अंदर वो तमाम डिटेल्स व्हाट्सएप के जरिए उनको कुछ नंबर जारी करके बताने को कहा गया था। लेकिन साथ ही ये भी बताएं कि दिल्ली से मज़ार शरीफ के लिए खुसूसी तैयारा जो है वो कल शाम ही रवाना कर दिया गया और एडवाइजरी के मुताबिक जितने भी मज़ार शरीफ के आसपास चाहे वो काउंसलेट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, अमला है या दीगर लोग हैं जो बाकी किसी काम की गर्ज से अफगानिस्तान के इस खास हिस्से के अंदर गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे दायरा इस इलाके के अंदर इस हिस्से में वसी किया जा रहा तालिबान की तरफ से तो अपने काउंसिल खानों के जो अमले हैं
उनके साथ साथ दीगर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से इकदाम किए गए और एडवाइजरी जारी की गई। दूसरी बात, अब काउंसिल का कामकाज चलाने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर इस हिस्से में जहां पर कल कशीदगी ज्यादा देखी गई है, मज़ार शरीफ के अंदर खाली करने की बात हुई है, तो दूसरे हिस्सों के अंदर भी तैयारी ये की गई है कि अफगानिस्तान के अमले की मदद से इन सफारतखानों के आसपास जितने भी भारत सरकार के दफातर या काउंसिल खाने हैं वहां पर कामकाज अफगानिस्तान के अमले की मदद से चलाया जाएगा। कल जब ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी तो इसमें दो बड़ी बातें हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे सामने हैं। आपको याद होगा कि कंधार का काउंसिल खाना पहले बंद कर दिया गया था, वहाँ पर मकामी जो अफ़गान लोग हैं वो वहाँ पर काम करें, अफ़गान स्टाफ के ज़रिए से वहाँ पर काम करने की कोशिश की गई। और कल मज़ार शरीफ का काउंसिल खाना बंद कर दिया गया। और उज़्बेक और तजाकिस्तान के बॉर्डर के पास का इलाका है, एक तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर है। और दूसरी बड़ी बात, जब आप इस एडवाइजरी को देखेंगे तो इसमें न सिर्फ जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें पुल बैक करने के लिए कहा गया है, बल्कि इशारों में ये भी बात कही गई है कि जल्दी से जो अदर कंपनीज के अंदर काम करें, यानी भारत की जो कंपनियां हैं और भारत की जो लोग वहाँ पर काम करें वो तो आए, लेकिन उसके साथ जो दीगर कंपनियों के अंदर भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं, भारतीय नजाद वहाँ पर फंसे हुए हैं, वो जल्दी से अफगानिस्तान से पैकअप करके वापस आए। इस एडवाइजरी के अंदर ये साफ कर दिया गया है। और साफ ये भी कर दिया गया कि उस वक्त से पहले आए कि हवाई सफ़र और हवाई राब्ता बंद हो। तो ये इशारा जो है ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में शायद भारत और अफगानिस्तान के बीच फ़िज़ाई राब्ता जो है वो मुनक़ता भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बनी हुई है उसको पेश नज़र ये एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। और इस एडवाइजरी के आने के बाद अब अफगानिस्तान के अंदर जो भारतीय नजाद लोग हैं उन्होंने अपना रख्त सफ़र बांधना शुरू कर दिया है। बात हो रही थी जनाब अफगानिस्तान की, अब ज़रा बात आती है भारत के अंदर और बात करते हैं लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा के अंदर हंगामा आराई जारी है। और राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कल पूरे दिन हंगामे के बीच ओबीसी का मामला भी छाया रहा। बिल्कुल, ओबीसी रिजर्वेशन बिल जो कि लोकसभा के अंदर मंजूर कर लिया गया है, पास हो चुका है और आज इस बिल को राज्यसभा के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहला इस तरह का बिल है ऐवान के अंदर इस सेशन में, खासकर जहां पर 385 वोट जो बिल के हक में पड़े, लेकिन किसी तरह का शोर शराबा, कोई मुखालफत नहीं हुई। रिजर्वेशन की बिल की मुखालफत में कोई भी वोट नहीं पड़ा। अब कांग्रेस की तरफ से एक मुतालबा जरूर सरकार के सामने रखा गया है कि 50% तक रिजर्वेशन में इजाफा किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ इस बिल के पास होने से क्या होगा, मरकज के ज़ेर इंतजाम जितने भी इलाके हैं, मुख्तलिफ रियासतें हैं, वहां पर ओबीसीज की लिस्ट तैयार करने के इख्तियारात जो है वो अब रियासतों के पास चले जाएंगे, पहले जो मरकज के पास हुआ करते थे। और 127वीं तरमीम है इस तरमीम से, जहां पर अब तक लोकसभा के अंदर इस पर बहस 3.5 घंटे तक चली, उसके बाद इसको पास कर दिया गया। आज राज्यसभा के अंदर पेश किया जाएगा और माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ कोई हंगामा नहीं करेगा, चूंकि कल एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपना एहतजाज जो पेगासस या किसानों के मुद्दे पर लगातार ऐवान के अंदर और बाहर किया जा रहा था उसको मुअत्तल करने का हिज़्ब इख्तिलाफ ने फैसला लेते हुए सरकार की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि इस बिल पर वो न सिर्फ डिबेट चाहते हैं, चूंकि तमाम जो पिछड़े तबके हैं समाजी तौर पर या इक्तिसादी तौर पर आज के वक्त में जिनकी इक्तिसादी हालत सही नहीं है, जिन तबकों की, उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है। अगर सरकार इस तरह का कोई इकदाम करती है तो उसके साथ हिज़्ब इख्तिलाफ शाना बशाना खड़ी है और इसी मकसद से कल का एहतजाज मुअत्तल करके ऐवान के अंदर बिना किसी शोर शराबे के ना पोडियम के सामने तमाम लीडरान आए, बल्कि कल खामोशी के साथ पहली बात सुनी सरकार की, अपनी अपनी बात रखी और उसके बाद 385 वोट्स देकर इस बिल को यकतरफा तौर पर पास करा लिया। आज देखना होगा कि राज्यसभा के अंदर क्या कुछ इसमें हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, बात जरा सुप्रीम कोर्ट की भी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए फैसले पर दोबारा से कल बात कही है। अब ये फैसला क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मामला मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास रखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो उन नुमाइंदों का या उन कैंडिडेट्स के नाम का इजहार करें जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और ये मामला फरवरी 2020 में सामने आया था और आज तक किसी भी सियासी जमात ने खुलकर इसकी वजाहत नहीं की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बात की वजाहत की कि कौम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पेशेंस जो है वो खो रहा है।
क्योंकि जिस तरीके से माफियाइज्म और जिस तरीके से क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, उससे सूरत हाल जो है वो ख़राब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो फरवरी 2020 में जजमेंट दिया गया था, उसमें सभी सियासी जमातों को, बड़ी सियासी जमातों को कहा गया था कि वो फ़रिश्ते सामने रखें, लेकिन उन्होंने नहीं रखी, जिनमें भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। और जब ये फ़रिश्ते सामने नहीं रखी, अब बाज़ाब्ता तौर पर जुर्माना जो है वो आयद कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। और जब ये जुर्माना आयद किया गया है तो ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पर नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी के साथ जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों पर भी कर दिया गया। 1 लाख से 5 लाख तक रुपया का जुर्माना जो है वो कर दिया गया है। सीपीआईएम और सीपीआई के ऊपर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना जो है वो कर दिया गया है। और कल जब ये मामला सामने आया था, एडवोकेट ब्रिजेश सिंह की तरफ से ये मामला कोर्ट के सामने रखा गया था कि कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसकी खिलाफ वर्जी हुई और किसी भी सियासी जमात ने इस पर काम नहीं किया है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने भी इसका संजीदा नोटिस लिया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अब ये बात साफ की जा रही है कि आने वाले दिनों में एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया जाएगा, जिसके खिलाफ भी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्रिमिनल केस है, तो बाज़ाब्ता तौर पर उसकी इशाअत भी होगी और उसकी तशहीर उसी तरीके से होगी जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो अपने वोट के लिए तशहीर भी करता है, ताकि जो निज़ाम दरहम बरहम होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है उसे रोका जा सके। तो बात थी जनाब सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद बात करते हैं जनाब अनाज की, यानी उस बड़े पैनल की रिपोर्ट की जिसके आने के बाद भूखमरी के हवाले से जो सवालात लगातार उठ रहे थे उस पर मजीद हवा लगी है, क्योंकि रिपोर्ट पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट तब आई है जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 सामने आया था, जिसमें भारत का रैंक 107 में से 94 नंबर पर था। तो जब ये इस तरीके की रैंकिंग हो और उस भी जो रिपोर्ट सामने आई हो, उसमें यह कहा गया कि हाउस पैनल की रिपोर्ट में यह कहा गया तकरीबन 406 करोड़ रुपए का गेहूं जो है, अनाज जो है वो ज़ाया हो रहा है मुख्तलिफ गोडाउन्स के अंदर, मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर। और अगर सेंसस के हिसाब से इसको देखा जाए, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाता तो भारत की आधी आबादी के लिए 2 वक्त की रोटी का निज़ाम पूरा हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से गोडाउन्स के अंदर माल को रखा जा रहा है, उसके बाद साला साल उसे वहाँ पर रखा जाता है, जिसकी वजह से जो ये सारी चीज़ें हैं जो गोडाउन्स में डाली जाती है एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत, वो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। उससे एक तो आवाम को मुश्किलें तो हुई, लेकिन सरकार को भी 406 करोड़ रुपए का नुकसान सालाना उठाना पड़ता है। और मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से जो गैनरीज बनाई गई है, यानी जो अनाज ज़ख़ीरा करने के भंडार बनाए गए हैं, गोडाउन्स बनाए गए हैं, वो साइंटिफिक बुनियादों पर कहीं पर भी नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, सरकार ये मानती है कि अगर इसका सही इस्तेमाल होता तो एक बड़ी आबादी न सिर्फ जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारती है, बल्कि उन तमाम लोगों की पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक भी, जो पार्लिमानी कमेटी के आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक बड़ी आबादी को कवर किया जा सकता था। लेकिन 406 करोड़ रुपए का अनाज ज़ाया होना, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की तरफ से जो अहदाफ तय किए गए थे उनके मुताबिक नहीं पहुंची है। और सरकार के मुताबिक इस साल पिछले 2-3 सालों के मुकाबले यानी 86.9 मिलियन टन जो कि गेहूं साल 2021 और 22 से पहले जो प्रोक्योरमेंट की, जो स्टोरेज में रखा गया था अनाज, उससे कहीं ज़्यादा इस साल मौजूदा सीजन में जो ज़ाया हुआ है, जिसकी लगभग कीमत इस पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 406 करोड़ रुपए बनती है। पैनल ने साल 2017 से 2021 के दरमियान जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार की है और उसके मुताबिक उनका मानना है कि साइंटिफिक तरीक़ों से काम नहीं हो रहा है और पूरी तरह से जो निज़ाम है वो मफलूज होकर रह रहा है। और फूड सप्लाईज हो या डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, इसमें जो स्टैंडर्ड है उसमें दोबारा से देखने की कोशिश होनी चाहिए। तो ये बात थी जना बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स हमारे सामने था, 107 में से 94 नंबर पर भारत था। और इस बीच पार्लिमानी पैनल की रिपोर्ट एक वाजिया दलील सामने रख रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा दिल्ली की भी आपको बताते हैं, क्योंकि कल भी हमने इस खबर को आपके सामने रखा था और उसके बाद खबर ये आई है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। दिल्ली के जंतर मंतर में गुज़श्ता दिनों एक एहतजाज हुआ था, भारत जोड़ो आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ था, और जिस दौरान मुस्लिम मुखालिफ नारे लगे थे। और ये नारेबाजी के बीच जब ये वीडियोज़ वायरल हुई, दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है
और बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और उनसे पूछताछ की है। न सिर्फ अश्वनी उपाध्याय से पूछताछ हो रही है बल्कि 1 दर्जन के करीब लोगों की निशानदेही की गई है जिन्होंने जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नाराबाजी की है। और इस नाराबाजी के होने के बाद मरकजी वजारत दाखिला और दिल्ली हुकूमत ने भी इसका संजीदा नोटिस लेते हुए कहा है कि किसी को भी इस तरीके की कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं होगी और जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एंटी मुस्लिम स्लोगन्स को लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें सामने आ रही है। ताहम मेन आदमी जिसने इस पूरे इवेंट को किया था उससे भी पूछताछ होना बाकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि जो लोग आइडेंटिफाई सोशल मीडिया वीडियोस पर हो रहे थे उनके खिलाफ ही कार्रवाई दिल्ली पुलिस इस वक्त कर रही है। चलिए, मामले में केस जो है अभी मजीद तहकीकात इसमें चल रही हैं और अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और बीजेपी के जो साबिक स्पोक्स पर्सन थे और दिल्ली से लीडर अश्वनी उपाध्याय समेत दीगर लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पर बवाल भी काफ़ी ज़्यादा कल से मचा है और थाने के बाहर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा जहां पर उनको अपनी तहवील में लेकर मजीद तहकीकात और पूछताछ इसमें की जा रही थी। बढ़ते हैं आगे, बात अब ज़रा फ़िज़ाई सफ़र के हवाले से भी करते हैं चूँकि हवाई सफ़र का आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा मुख्तलिफ ममालिक के साथ किया जा रहा, लेकिन इस बीच DGCA की तरफ से मुसाफिरों को एक बार फिर हिदायत दी गई हैं। कुछ गाइडलाइंस जो पहले जारी की गई थी लेकिन अब आज के दिन में जो शिकायत सरकार के नोटिस में आई थी कि ऑनलाइन जब बहुत सारी टिकट्स हो रही हैं तो सरकार के नोटिस में कुछ मामलात ऐसे आए जहां पर बरतानिया जाने वाली या दीगर कुछ ममालिक जाने वाली जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें थी वहां की टिकट्स जिनका किराया तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख तक बताया गया। उसके बाद सरकार के नोटिस में जब ये चीज़ें आई तो DGCA की तरफ से उन सभी मुसाफिरों को जो मुल्क के बाहर सफ़र करना चाह रहे हैं उन सभी को हिदायत दी गई हैं कि ऑनलाइन टिकट करते वक्त जाली या फर्जी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, कोशिशें इस तरह की हो रही हैं कि वहां से टिकट कर ली जाती हैं लेकिन 3 लाख 80, 90 और 95 हज़ार तक टिकट्स उनको पड़ती हैं। यहां तक कि 4 लाख तक की भी शिकायत सरकार के नोटिस में आई और उसके बाद अब हिदायत तमाम उन मुसाफिरों को दे दी गई है जो मुल्क के बाहर सफ़र करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं लेकिन जाली वेबसाइट्स के जाल में ना फंसें, कहीं ऑनलाइन टिकट करते करते वो लाखों रुपए अपने ज़ाया कर दें। DGCA की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जब भी आप टिकट करें तो कंसर्न एजेंसी यानी जिस प्रवास से आप जा रहे हैं उस प्रवास की ऑफिशियल वेबसाइट से ही टिकट्स को बुक करें ताकि आप इसका शिकार ना बने। अब यह मामला कैसे सामने आया? संजीव गुप्ता सेक्रेटरी इंटर स्टेट काउंसिल है जी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर, उनकी तरफ से ट्विटर पर यह कंप्लेंट की गई कि इकोनॉमिक क्लास टिकट उन्होंने बुक की ब्रिटिश एयरवेज दिल्ली से लंदन के लिए अगस्त 26 तारीख को और उसकी कीमत जो है वो 3,95,000 रुपया बताई गई, जबकि मिनिस्ट्री फॉर सिविल एविएशन ने इस बात की वजाहत कर दी कि इकोनॉमिक क्लास टिकट दिल्ली से लंदन के लिए जो है वो 1,03,000 के आसपास से 1,40,000 तक ही रुक सकती है। लेकिन जिस तरीके से 3,95,000 की गई है इसका उन्होंने नोटिस लिया और ये पूरा मामला जब खंगाला गया तो पता लगा कि कई जाली वेबसाइट्स के ज़रिए से टिकट बुकिंग्स हो रही है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तफावत जो है वो टिकटों के अंदर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब सरकार ने इस बात का फैसला लिया है और सबसे ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए अगर आपने सफ़र करना हो फ़िज़ाइया के ज़रिए से, एयरलाइंस के ज़रिए से, तो एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही टिकट्स को बुक करें। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया चूँकि पहले कोविड की वजह से पूरे मुल्क के साथ, पूरी दुनिया के साथ फ़िज़ाई राब्ता मुनक़ता किया गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके फ़िज़ाई राब्ते जो हैं वो बहाल हो रहे हैं और 28 मुल्कों के साथ फ़िलहाल एयर बबल जो सिस्टम है उसके तहत फ़िलहाल ये सर्विसेज जो है वो रेस्टोर कर दी गई है जिनमें UK और US भी शामिल है। तो टिकट्स बुक करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो बेसिक एयरलाइंस की वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पर जाकर आप अपनी बुकिंग करें। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा ओलंपिक की भी आपको बताते चले। जहां ओलंपिक का खेल ख़त्म हुआ है लेकिन दोबारा से जब ओलंपिक होगा तो इस बार क्रिकेट भी वहां पर देखने को मिल सकता है क्योंकि ICC की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। बिल्कुल एक बड़ा इकदाम किया जा रहा और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर शायकीन की कितनी तादाद है इस बात का अंदाज़ा लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो अब फैसला लिया गया है कि 2028 में जो ओलंपिक हैं इनमें क्रिकेट को शामिल कर
या तो बोली लगाई जाएगी उससे पहले, ठीक उसी तरीके से जैसे इंडियन प्रीमियर लीग में टीमों को खरीदा जाता है और हाई रेटेड परफॉर्मेंस जिनकी है, बेहतर कारकर्दगी है, उनको अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। दूसरी बात, आईसीसी ने खेल की तरफ बोली की क़यादत करने वाले एक ग्रुप को बाकायदा तश्कील देने के लिए कमेटी बना दी है। 2028 लॉस एंजलिस के अंदर, 2032 में ब्रिस्बेन के अंदर, और इससे आगे जहां जहां ओलंपिक्स होगी 4 सालों के वक्फे के बाद होता है, 3 साढ़े 3 साल का अरसा बीच में लिया जाता है, इनके बीच में टीम्स चुनी जाएंगी। और 2028 में लॉस एंजलिस में ऐसा पहली मर्तबा होगा जब उससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो एक ग्रुप बनाया गया है वो बोली लगाएगा, टीमों को बाकायदा खरीदा जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे अब बाकी खेलों के साथ साथ क्रिकेट भी आप ओलंपिक्स के मैदान में, ओलंपिक के इस पूरे इवेंट के दौरान आप देखते नजर। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी ये क्यों कर रहा है। आईसीसी का मानना है कि साउथ एशिया के अंदर 92% शायकीन जो है वो क्रिकेट देखते हैं जी, उनकी अपनी रेटिंग के हवाले से, और ये वजह है उनका कि 30 मिलियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो यूएसए के अंदर है और इसी तरीके से दीगर मुल्कों के अंदर भी। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ओलंपिक में एक मज़ीद जान डाली जाए, उसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए। आईसीसी का ये फैसला है कि वो साल 2028 के लिए जब दोबारा से ओलंपिक गेम्स हो, उससे पहले तमाम मुश्किलें हल करते हुए ओलंपिक के मैदान में क्रिकेट को लेने का मन बना चुकी है। तो ये खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ओलंपिक तो ख़त्म हुआ, लेकिन 2028 के ओलंपिक में अब शायद क्रिकेट को भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में। अब इससे पहले कि हम फटाफट से जनाब ब्रेक पर जाएं, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताते चले कि कांग्रेस का हाल भी क्या है। कांग्रेस डिनर डिप्लोमेसी, कपिल सिब्बल की कल आपने खबर तो देखी थी, लेकिन आज कपिल सिब्बल एक बार फिर मैदान में आए हैं और डिनर डिप्लोमेसी के बाद कपिल सिब्बल ने कांग्रेस लीडरशिप पर बड़े सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस को सबसे पहले पार्टी वर्कर्स की बात को सुनना होगा, नंबर 1, और तब जाकर मुल्क के अंदर जो अगले चुनाव है यानी 2024 के चुनाव है उसमें कांग्रेस से बढ़कर आम लोगों को फैसला करना होगा कि मुल्क की भागदौड़ किन के हाथ में होनी चाहिए। G23 ग्रुप, G23 जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी कपिल सिब्बल ने कल ज़राया ब्लॉग से बात करते हुए साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस वर्करों का मोहताज है, न कि गांधी फैमिली का। एक बड़ा बयान कपिल सिब्बल की तरफ से सामने आया है कि G23 ग्रुप जिसे हम कहते हैं वो कांग्रेस वर्करों का मोहताज है, न कि गांधी फैमिली का। साथ साथ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से एक साथ आकर आवाज लगाई है, उन्हें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी जिसका असर पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिलेगा। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को पीछे रखना कांग्रेस के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, इसलिए वहाँ की जो मकामी लीडरशिप है यानी दबे अल्फाज में उन्होंने रीजनल पार्टीज को सपोर्ट करने की भी बात कही है। साथ साथ उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से एक पार्टी को छोड़कर सभी सियासी जमातों ने डिनर डिप्लोमेसी में आकर अपनी वजाहत की है, उससे उन्हें उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले हालात बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बदलेंगे। उन्होंने कल अपने बयान के अंदर इस बात की भी वजाहत की कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से कांग्रेस पर सवाल उठाए थे और कांग्रेस के लिए बात कही थी वो ज़मीनी सूरत हाल की बात है और कांग्रेस को अब दीवान खाने से बाहर आकर ज़मीनी सूरत हाल को बांपना होगा, तभी जाकर ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है कोई काम कर सकती है। कपिल सिब्बल का ये पूरा बयान एक मकामी टेलीविज़न चैनल के साथ एक तफसीली इंटरव्यू है, लेकिन इस इंटरव्यू की चंद बातें हमने आपके सामने रखी है क्योंकि डिनर डिप्लोमेसी के बाद ये पहली बार खुलकर बात की है कपिल सिब्बल ने। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि नीति आयोग ने पीठ थपथपाई जम्मू कश्मीर की, क्यों थपथपाई, किस लिए थपथपाई और क्या ज़मीनी सूरत हाल है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।